हम पढ़ रहे हैं बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी विच इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जिस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और मोशन अंडर ग्रेविटी उसी की एक एग्जांपल है। एक क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड with an initial velocity u। एक बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी दी? u। कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम हाइट attained by it and time to reach maximum height। उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। क्या क्वेश्चन है बेटा? बॉडी सॉरी द बॉडी इज थ्रोन अप, नहीं लिखा। The body is thrown up from the ground with an initial velocity u. Calculate maximum height attained by it and time to reach the maximum height। बेटा हाइट कैलकुलेट करनी है। आपको पता है जब भी हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो u गिवन है, बट हमने एक्सेलरेशन लेनी है -g। क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे से ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जब बॉडी की वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होती है, राइट। मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन समझो बेटा, कल भी बताई थी सिचुएशन। मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहां से एक बॉडी को हमने नीचे से ऊपर फेंका है, एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस में क्या पूछा है देखो, बॉडी ये u दिया हुआ है, a तो हमने -g लेना है। मैक्सिमम हाइट आपको ये पता करना है पहले क्वेश्चन में। बेटा कल आपको ये बताया कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जैसे वो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। तो हमें पहले क्वेश्चन में ये बताना है कि इस बॉडी को, ये बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नीचे से ऊपर जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगी, या कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगी। जब भी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी देन इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। मान लो यहां से यहां गई और यहां जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो पहले क्वेश्चन में बेटा h पता करना है और दूसरे क्वेश्चन में पता करना है कि वेलोसिटी u से 0 होने में कितना टाइम लगाएगी। तो जब आपको h पता करना है, देखो u गिवन है, v 0 होता है, डिस्टेंस पता करना है। व्हेन द बॉडी रीच मैक्सिमम हाइट, सॉल्यूशन पूरा लिख देता हूं। व्हेन द बॉडी reaches maximum height, its velocity becomes 0। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब h हाइट पता करनी है ना, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हम लिख सकते हैं 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। a की जगह -g लिखा, h पता करना था, इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। 2gh इक्वल टू u स्क्वायर, इट मीन्स h इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g।
फिर सेकेंड पार्ट में क्या करना है, आपको ये पता करना है कि वेलोसिटी u से 0 होने में कितना टाइम लगाएगी, कितने टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसमें हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू टी में यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन। टाइम पता करना है, 0 इक्वल टू u माइनस जी टी, तो जी टी इधर इक्वल टू u, t इक्वल टू u बाई जी। ये है बेटा सोल्यूशन दोनों के। बेटा जो कल आपके साथ एक बीपीपी शेयर की थी उसके क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के क्वेश्चन है ये। इससे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन इजी थे, काफी सारे हमने कर भी लिए हैं, काफी आपसे हो जाएंगे, जो नहीं भी किए वो आप कर सकते हैं, बट ट्राई करोगे तो ही होंगे। क्वेश्चन है, कार मूविंग विद a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड इन 2 मीटर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार की जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर है इनिशियल स्पीड, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0, ये u इतना है, तो ब्रेक अप्लाई करते हैं 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी और रेस्ट पे आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये इनिशियल स्पीड इसकी 40 नहीं 80 किलोमीटर पर आवर होती, तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बेटा जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करना और कार का रुकना एकदम से नहीं होता है। एकदम से होगा तो दैट कैन बी समटाइम्स फेटल आल्सो। एकदम से गाड़ी रोक दी, किसी का सिर जाके और लोहे की रॉड के साथ लगेगा, मर जाएगा। सो इसलिए ब्रेक इस तरीके से लगाई जाती है कि कार को रुकने में थोड़ा टाइम लगे, या ऐसे बोले कार थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करे बिफोर स्टॉपिंग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car before coming to rest. After the brakes are applied. After the brakes are applied is known as stopping distance. Distance traveled by a car or कोई भी vehicle by a body लिख देते हैं, vehicle लिख देते हैं। Before coming to rest, रेस्ट में आने से पहले ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है बेटा, उस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ बेटा कहीं पर भी टाइम की बात नहीं हो रही, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम तीसरी इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या सिंपली ऐसे लिखें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। देखो जब ये कार की स्पीड 40 से 0 हो गई बेटा, इसका मतलब ये है कि कार की ये स्पीड जो है ये कम हो रही है। वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो पहला पार्ट कैसे है उसके बेसिस पे देखो क्या इंफॉर्मेशन है। कोई जरूरत नहीं है बेटा इसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करने की। ठीक है, पहले देखते हैं कि s जो है वो u के साथ कैसे रिलेटेड है। वैल्यू बाद में डालेंगे, हम लिखेंगे u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, बिकॉज इस सिचुएशन में क्या है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर। ठीक है, तो a कितना हो गया
u² बाय 2s, ठीक है। या अगर आप यहाँ पॉजिटिव भी लेते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, जो इस चीज का इंडिकेशन होगा कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें u दिया है 40, वी राइट 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, एक 2 और ये s भी 2 दिया है, ये आ गया a। सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा अभी आपको। v² u है, u की जगह कितना है अब, 40 की जगह 80 आ गया, 80² minus 2as dash, so we can say 2as dash is equal to 80 into 80, तो s dash कितना हो गया, 80 into 80 by 2a, it is equal to 80 divided by 2 into a की जगह लिख दो 40 into 40 divided by 4, ये 2 into 2 4 है, so this will go up and become 2। सॉल्व करके देखो s dash कितना आया, 42s are 80, 42s are 80, ठीक है। it will become 4 divided by 2 by 4, so the answer will be 8, s dash is equal to 8 मीटर। मैंने यहाँ चेंज नहीं किया इसके यूनिट को, क्योंकि देखो ये भी किलोमीटर पर आवर, 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 तो कैंसिल ही हो जाएगा। मुझे पता था कि इसमें रेशो हमने निकालनी है, तो ये ऐसे ही रहने दिया, यहाँ यूज कर लिया। अदरवाइज हम कभी कैलकुलेशन करते टाइम लाइक यहाँ मैं ए को कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर में था, डिस्टेंस मीटर में है, इसलिए मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी कि कितनी आती है। 1600/4 लिख के मैं 1600 लिखता, लेकिन 1600 क्या, मीटर की किलोमीटर, यूनिट एक जैसे नहीं है, सो मैंने कैलकुलेशन नहीं की, बट टाइम बचाया। और यहाँ ये 80 का भी वही यूनिट है, 40 का भी वही यूनिट है, तो ये 80 into 80 डिवाइडेड बाय 40 into 40 विल बी 4, फिर ये 1/2 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 4 के साथ, इट विल बिकम 8। कोई डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस, मैंने क्या बोला, ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स सेम ही रखी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, देखो 0² इक्वल टू u² माइनस 2as है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रही है, सो वी कैन से 2as इज इक्वल टू u²। बेटा अगर स्टॉपिंग फोर्स कांस्टेंट है तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है, हम डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब अगर एक बार इनिशियल वेलोसिटी है u1 और स्टॉपिंग डिस्टेंस है s1, तो बोलेंगे s1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर, दूसरी बार स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u2 स्क्वायर, तो आप डिवाइड कर लो, ऐसे लिखो देयरफॉर s2 by s1 is equal to u2 by u1 होल स्क्वायर। बेटा s2 by s1 इक्वल टू u2 by u1 होल स्क्वायर, u2 जो है देखो u1 था 40, u2 हो गया 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 40 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, तो s2 कितना हो गया 4s1, s1 दिया था 2, 4 into 2 इक्वल टू 8 मीटर। This was question number 14. Now we have question number 15. A stone dropped from the top of a tower reaches earth in 4 seconds. What is the height of tower? और ये लिखा है height of the tower is nearly। देखो एक स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप किया,
और ये ग्राउंड पे पहुंचा कितनी देर में? 4 सेकेंड में। द हाइट ऑफ द टावर इज नियरली, आपको पता है बेटा किसी भी बॉडी को जब हम ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, टाइम टू रीच द ग्राउंड कितना होता है? टाइम टू रीच ग्राउंड इज t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। अब इस क्वेश्चन में टाइम हमें दे रखा है, सो वी राइट 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h/g। ठीक है, अब h फाइंड करने के लिए बोला स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, बनेगा 16 इक्वल टू 2h/g। h फाइंड करना था, h इज इक्वल टू g इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, h इज इक्वल टू 8g। अगर तो आपके ऑप्शंस में g की टर्म्स में लिखना तो ऐसे, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी तो g को लेंगे 9.8, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा 80 मीटर। द आंसर फॉर द हाइट इज 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16। Two bodies of different masses are dropped from heights of 16 and 25 meters respectively. What is the ratio of time taken by them in hitting the ground? देखो, जब आपको रेशो पता करनी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों वैल्यूज निकालो। पहले t का ये फॉर्मूला है 2h/g। एक बार हाइट दी हुई है 16 मीटर, दूसरी बार हाइट दी है 25 मीटर, और बोला है कि h1 और h2 जब 16 मीटर से फॉल करेगी तब टाइम क्या होगा, जब 25 मीटर से फॉल करेगी तब टाइम क्या होगा, उन टाइम्स की रेशो निकालो। अब अगर आप कॉमन तरीके से सोचोगे, आप बोलोगे पहले ये निकाल लेते हैं h1, फिर निकाल लेते हैं h2, फिर रेशो फाइंड कर लेंगे। h1 का वैल्यू डाल के t1 निकाल दिया, h2 का वैल्यू देके, क्योंकि ये तो पता है। बट थोड़ा डिफरेंटली सोचो, चाहे बॉडी को हम 16 मीटर से फॉल कराएं चाहे 25 मीटर से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगी, और ये 2 भी तो सेम ही रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो √h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बेटा एक बार टाइम लगा t1, दूसरी बार टाइम लगा t2, तो उनकी रेशो क्या होगी? इक्वल टू √h1/h2। अगर हम पूरी वैल्यू भी डाल देते तो ये 2g इधर भी आना था, 2h/g इधर भी आना था, 2h/2/g, तो 2/g तो कैंसिल ही हो जाता। So this becomes square root of h1/h2, that is 16/25, and it is equal to 4/5. So that will be the answer कि दोनों के जो टाइम है, टाइम in reaching the grounds, those times will be in the ratio 4:5. Then question number 17 है, a body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 100 meter per second. It will return the earth approximately. देखो, एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका और उसको कितनी वेलोसिटी दी? उसको हमने वेलोसिटी दी 100 मीटर पर सेकेंड। जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होता है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट t इज इक्वल टू u/g। अभी तो किया था थोड़ी देर पहले हमने, जब भी एक बॉडी को थ्रो करते हैं फ्रॉम ग्राउंड अप टू सर्टेन हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। कितने टाइम के बाद? u/g के बाद। तो पहले ये देख लो कि मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर बाद बॉडी पहुंचेगी। 100 डिवाइडेड बाय 10, सो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट विल बी 10 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, ये नहीं करना कि आपने देखा ऑप्शन में 10 सेकेंड लिखा वही करेक्ट आंसर हो गया। ये टाइम है जितने टाइम में बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। मतलब यहाँ से हमने 100 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया, तो ये बॉडी यहाँ तक पहुंची। यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो 10 सेकेंड है। उसके बाद तो बॉडी विल फॉल फ्रीली। बेटा अगर नीचे से ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगे तो ऊपर से नीचे आने में भी 10 सेकेंड ही लगेंगे। ये नहीं है कि फिर आप यहाँ हाइट कैलकुलेट करना शुरू कर दो और फिर यहाँ से यहाँ वाला टाइम अलग निकालो। जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा
अगर डिस्टेंस सेम रखोगे तो उतने ही टाइम में बॉडी नीचे भी आएगी, राइट? तो दिस इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो द बॉडी विल रिटर्न टू द ग्राउंड. The body will return to the ground after 2 into 10 equal to 20 सेकेंड. सिर्फ हाइट पे थोड़ी पहुंचने के लिए बोला है, ये पूछा है कि कितनी देर के बाद बॉडी जो है वो वापस ग्राउंड पे आ जाएगी. सो इट विल टेक द सेम टाइम. ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल पे पहुंचने में दोबारा से. क्वेश्चन नंबर 18 says a ball thrown up returns to the thrower 4 seconds after start. The height to which the ball has risen is. देखो, एक बॉल को इसी टाइप का क्वेश्चन है, ग्राउंड से फेंका और ये वापस थ्रोअर के पास 4 सेकंड में आ गया. तो आपको बताना है कि हाइट कितनी है. इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक कितनी देर बाद पहुंचा होगा? 2 सेकंड बाद. ये पूरे को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. यहां से एक बॉल फेंका, ऊपर गया, वापस हाथ में आया, इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है द टाइम फॉर विच द बॉल, द ऑब्जेक्ट, द पार्टिकल रिमेन्स इन एयर. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? इट इज द टाइम for which the object remains in air. जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हवा में रहता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. जितनी देर के बाद ऑब्जेक्ट वापस हाथ में पहुंचा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है. तो टाइम टू रीच, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. अगर मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूं, इट इज t/2. सो दैट वुड बी इक्वल टू 4/2, 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा. तो हमें हाइट बतानी है. जैसे मर्जी कर लो बेटा, हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है. देखो, अगर यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 सेकेंड लगे, यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी 2 सेकेंड लगे, दोनों तरीके से बताऊंगा. जब भी कोई बॉडी को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव. द बॉडी रीचेस ग्राउंड, देयरफॉर. अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वंस यू रीड द क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपके दिमाग में इंस्टेंटली आनी चाहिए. ठीक है? ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. ये दिस एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इन द एग्जाम. द बॉडी रीचेस ground from maximum height after 2 सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद बॉडी जो है वो ग्राउंड पे पहुंचती है फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट. तो t तो होता है रूट ऑफ 2h/g. सो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू h/g. 4 इक्वल टू 2h/g. तो h कितना हो गया? g इंटू 4/2. तो h हो गया 19.6 मीटर, या 20 मीटर लिख सकते हो. h हो गया ना 2g. अगर g का वैल्यू मैं 9.8 लिखूं तो 19.6, 10 लिखूं तो 20. तो ये आपने ऑप्शंस के हिसाब से देखना है. मेरे पास यहाँ जो क्वेश्चन में ऑप्शन है वो तो अप्रोक्सीमेट है. सो 2 इंटू 10, द आंसर विल बी 20 मीटर. अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो 19.6 मीटर. Question number 19 says, a ball dropped from the top of a tower falls through half the height of the tower in 3 seconds. It reaches the ground nearly. देखो, क्वेश्चन ये है
कि एक बॉल ड्रॉप किया फ्रॉम सर्टेन हाइट, ठीक है, और इसको ग्राउंड में पहुंचने में जो टाइम लगा, ग्राउंड में नहीं, वो तो पता करना है, आधा डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 3 सेकंड में। तो आपको बताना है ये ग्राउंड पे कितनी देर बाद पहुंचेगा। इसका मतलब हमें ये पता, ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये पता करें कि h/2 ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो v डैश हो गई, फिर इस पार्ट में हम इनिशियल वेलोसिटी ले लें v डैश, फाइनल वेलोसिटी ले लें v, और ये पता कर लें, ठीक है। या ऐसे करें, कैसे करेंगे, h/2 दूसरी सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v डैश ले ली, तो बोलेंगे h/2 इक्वल टू v डैश इंटू t प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, तो ये वाला टाइम निकलेगा, ठीक है। h कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो गिवन है। ऐसे आल्सो अपर पार्ट के लिए अगर देखूं, h/2 यहां से यहां आने में h/2 ट्रेवल किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम लगा है 3 सेकेंड, प्लस 1/2 g इंटू 3 स्क्वायर, तो h/2 कितना हो गया, यहां से अगर हम देखोगे 9/2 g हो गया, ठीक है। ये एक तरीका बता रहा हूं, फिर दूसरा भी बताता हूं। ये वाला पता चला, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ के लिए h/2 9/2 g है, सेकेंड हाफ में ये 9/2 g यहां पुट कर दो, v डैश अभी निकालना है मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ v डैश निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी मैंने बोला v डैश हो गई, तो हम यूज करेंगे ना v डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 थी, प्लस 2g इंटू h/2, तो v डैश का स्क्वायर कितना हो गया, जिससे हमारा v डैश आ जाएगा रूट ऑफ जी एच, तो यहां लिख दूंगा रूट ऑफ g इंटू h प्लस 1/2 इंटू टी भी है, ये v डैश आ गया रूट जी एच, देखो इंटू टी, ये तो पता करना है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, देखो लेंथी हो गया क्वेश्चन, सॉल्व तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से टी नहीं निकाल सकते, फिर से इस h की जगह में अगर ये 2 काट के h की जगह अगर मैं 9g लिखूं, यहाँ सॉल्व हो जाएगा, टी के लिए कर सकते हैं हम इसको सॉल्व, बट दिस विल बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। कोई भी इक्वेशन यूज करो बेटा, क्वेश्चन हो ही जाता है, ठीक है। बस ये है कि एक की जगह फिर आपको 2 इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, अगर आप करेक्ट चॉइस नहीं बनाते तो। देखो करेक्ट चॉइस क्या होती है, एक बॉडी ने h/2 ट्रेवल किया 3 सेकंड में, ठीक है, तो मैं बोलूंगा h/2 यहां से स्टार्ट हुआ ना, 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी इंटू 3 स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा h/2 इज इक्वल टू 9/2 जी, h इज इक्वल टू 9 जी, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, जब भी एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है उसको कितना टाइम लगता है, 2h/g लगता है, तो ये लिखो, h की जगह लिख दो 9g डिवाइडेड बाई g, तो t कितना हो गया, √18, ये आंसर है आपका। आपके ऑप्शंस में अगर √18 नहीं है, अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 18 को, 9 इंटू 2, 9 हो गया 3, 3 टू 2, ये भी नहीं है, तो देखो कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है बेटा, 1.4 लिखेंगे, ये आंसर होगा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप करा है, एंड
एग्जैक्टली 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड बॉडी को भी ड्रॉप कर दिया, मतलब एक बॉडी को ड्रॉप किया, वो यहां कहीं पहुंची होगी फर्स्ट बॉडी, फिर 1 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी को भी ड्रॉप कर दिया फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक, द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ सेकेंड बॉडी। बेटा एक बॉडी ड्रॉप की, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी बॉडी ड्रॉप कर दी। ड्रॉप करने में हम कोई वेलोसिटी देते नहीं है, जस्ट कीप इट देयर। तो सेकेंड बॉडी के ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद, सेकेंड बॉडी को ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी होगी? इसका मतलब सेकेंड बॉडी ने 2 सेकेंड के लिए ट्रेवल किया है और फर्स्ट बॉडी ऑलरेडी 1 सेकेंड पहले लॉन्च की थी, तो फर्स्ट बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा? कितना टाइम हो गया? इसको ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद देखना है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बॉडी है उसने 3 सेकेंड ट्रेवल किया है, 3 सेकेंड। और क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सेकेंड बॉडी को ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद। तो फर्स्ट बॉडी ड्रॉप किया दोनों को, फर्स्ट बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लो h1 ट्रेवल किया, u तो 0 होता है, 1/2 g इंटू 3 स्क्वायर, इट विल बी 9/2 g। और सेकेंड बॉडी जो है उसको तो 2 सेकेंड बाद ड्रॉप किया है, सो h2 इज इक्वल टू 4/2 g। आई एम नॉट राइटिंग 2 g। फर्स्ट बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 9/2 g, सेकेंड बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 4/2 g। हमें बताना है, मान लो जो फर्स्ट बॉडी है यहां से ट्रेवल करते 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 यहां तक आ गई, और इसको हमने इसके 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया था और ये यहां से चलते चलते यहां आ गई, तो इसने ट्रेवल किया है h1, इसने ट्रेवल किया है h2। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप ड्रॉप दोबारा से पूछ लो। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है, रिक्वायर्ड सेपरेशन जो है that is h1 minus h2, so that's 9/2 g minus 4/2 g, so that is 5/2 g। ठीक है, अगर आप g का वैल्यू डालोगे 50/2 that would be 25 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन बॉडी इज ड्रॉप डाउन while a second body is thrown downward with some initial velocity। जिस बॉडी को ड्रॉप किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जिस बॉडी को थ्रो किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड। द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज 18 मीटर। कितनी देर के बाद, कितनी देर के बाद इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 18 मीटर होगा? देखना, जिस बॉडी को ड्रॉप किया बेटा, मान लो उसने h1 ट्रेवल किया है, तो h1 विल बी इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, h2 विल बी इक्वल टू ut, यहां u 0 है, 1 इंटू t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा। ऑब्वियसली h2 कितना है? t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, और इसने बोला है कि h2 माइनस h1 18 मीटर कितनी देर के बाद होगा? तो h2 का वैल्यू कितना है? t प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू 18। दिस विल बी आउट, t इक्वल टू 18 सेकेंड। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। देन क्वेश्चन नंबर 22 इज two balls are thrown from the top of a tower, one straight down with a velocity u and the other straight up. They hit the ground with the speeds in the ratio। एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका with certain velocity और दूसरी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका with the same velocity। तो जब वो जो बॉडी ऊपर से नीचे आई है वो किसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी, जो नीचे से ऊपर जाके फिर इधर आएगी वो भी उतनी ही वेलोसिटी से हिट करेगी। तो रेशियो विल बी 1:1। आप करना। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपको कल करवा दिया था इस टाइप का क्वेश्चन। 24, 25 में समझा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 25। द क्वेश्चन सेज the velocity of a body moving along a straight line with constant acceleration reduces by 75% in time t। तो ये टाइम t कितना होगा?
एक बॉडी की वेलोसिटी u से कम हो गई, कितनी कम हो गई? रिड्यूसेस बाय 75%। तो मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज u माइनस 75% ऑफ u। सो v आपके पास कितना दिया है? u 75% होता है 3/4, तो v आपके पास दिया है बेटा कितना? 1/4u। क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज करने से सब सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहां लिखा है रिड्यूसेस बाय 75%, अगर लिखा होता रिड्यूसेस टू 75% तो लिखते v इक्वल टू 75% ऑफ u, ये आता 3/4। बट लिखा क्या है? इट रिड्यूसेस बाय 75%, तो u से कितनी हो गई? u माइनस 75%, तो 75% मतलब 3/4 निकल जाएगी, 1/4 बचेगी। तो ये u से 1/4u होने में टाइम कितना लगेगा? u से 1/4u होने में टाइम कितना लगेगा? तो v इक्वल टू u प्लस 80 यूज कर लो। v कितना है? 1/4u इक्वल टू u माइनस a इंटू टी। ठीक है, एक्सेलरेशन दी हुई है ना, आपके आंसर्स में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब a इंटू टी इक्वल टू इधर आके u माइनस 1/4u। सो a इंटू टी इज इक्वल टू 3/4u। सो t इक्वल टू 3u/4a। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। थैंक यू सर।